हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूथ पब्लिकेशंस का आज से स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर्स। जो एमसीक्यूज़ है अब सिर्फ आपको यूथ का मिलेगा फ्रेंड। रियली बहुत ही अच्छा बुक है। न्यू आपको एमसीक्यूज़ बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन रेलवेज पूछा हुआ है, टफ पूछा हुआ है, ईजी पूछा है। बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज़ देखने को मिलेगा। हम लोग ल्यूसेंट पूरा खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग यूथ खत्म कर लेंगे। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, शायद 22 से आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले हम लोग टोटल मैक्सिमम कर लेंगे, ठीक है। देखो अब 35 क्वेश्चंस का सीरीज आएगा। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का जैसा आता था, अब क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का हो जाएगा और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो ऐसे में क्या होगा, जल्दी बुक हम लोगों का खत्म हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत ही अच्छा बुक है ये। हर ईयर का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट का लिखा हुआ, हर डेट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए भी और आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए भी। तो अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। पिछला वीडियो शायद 2 दिन पहले आया था, जो हम वो बताए थे कि 2 दिन या 3 दिन के बाद जब भी मेरे पास जो ये बुक आ जाएगा, बुक पहुंचाने में बहुत लेट कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये है, जैसा कि हम वीडियो बनाते हैं अपना, ठीक है। हिंदी वाले इधर इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इधर इंग्लिश का, सॉरी इधर इंग्लिश का है और इधर हिंदी का है, तो दोनों क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो चैनल पे नए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो यूथ पब्लिकेशंस का एमसीक्यूज आज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जनरल साइंस का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, ये सब तो क्वेश्चन लोग पढ़ चुके हैं, हाँ जाहिर सी बातें लगेगा क्योंकि ल्यूसेंट भी बहुत अच्छा किताब है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, ये सब क्वेश्चन नया है, ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू। पहले भी बताए थे ये सब क्वेश्चन इजी है। हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो बताए थे खून का, ब्लड का जो स्टडी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड करते हैं, व्हाट इज मोर्फोलॉजी। देखो मोर्फोलॉजी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति विज्ञान हिंदी में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए यहाँ पे मोर्फोलॉजी ही लिखा मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आकृति विज्ञान भी लिखा मिल जाएगा तो होता क्या है मोर्फोलॉजी। देखो आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 का क्वेश्चन है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, स्टडी ऑफ ह्यूमन, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो आकृति विज्ञान हिंदी में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ सेफ स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बोलते हैं। जीव के आकार, इसलिए इसी आकृति विज्ञान हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। बट हिंदी वाले याद रखना, कोशिश करना आप यहाँ पे मोर्फोलॉजी ही याद करने का, मोर्फोलॉजी, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे याद करिएगा। तो जीव के आकार, संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, आकृति विज्ञान या मोर्फोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन। पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मानव से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर थर्ड सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं इसे, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं क्या चीज़ को, तो मानव से संबंधित अध्ययन को, ठीक है। मानव स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन क्या बोलते हैं उसे, एंथ्रोपोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विविधता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, भ्रूण विज्ञान। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज़्यादा देखो यूथ पब्लिकेशन में देखो रेलवे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंट पूछ देता है। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन सच में रेलवे का, लगेगा आप कितना एडवांस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो यूथ का किताब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये। अगर आप कोई दूसरे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे का इसमें आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप टोटल वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार बता देते हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे, और सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, आप वो भी जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है वो। देखो रेलवे का अब उतना ज़्यादा भरोसा है नहीं, अब क्या करेगा, लेकिन आप लोग एक काम करिए, एसएससी का भी लगे हाथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस।
प्राणी शास्त्र की शाखा मानव जाति से समाज शास्त्र के अध्ययन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो देखो विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, जैसा अभी बताए थे यहाँ पे, ये सेम होगा ये वाला। ऑप्शन नंबर सी जो था यहाँ पे स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि मनुष्य जाति का हम लोग के बारे में अध्ययन करना ही यही बताता है, ह्यूमन रेस के बारे में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। आरआरबी जेई 2019 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका एंथ्रोपोलॉजी। कहीं भी आपको देखा लिखा मिलेगा ह्यूमन रेस का अध्ययन कर रहे हैं या ह्यूमन्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। देखो मनुष्य जाति का विज्ञान यहाँ पे आ गया हिंदी में ना, तो याद रखना हिंदी वाले भी आपको इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी करके याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 करते हैं, द स्टडी ऑफ डिजीजेज इन प्लांट एंड द वे इन विच प्लांट रेसिस्ट विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। रेसिस्ट मतलब बचाव करना, यानी कि प्लांट के डिजीज का हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं। सिंपल से ये बात कर रहा है कि प्लांट में जो डिजीज होता है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब प्लांट के स्टडी नहीं पूछ रहा है, प्लांट में जो डिजीज होता है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, पौधे में रोगों का अध्ययन और जिस तरह पौधे संक्रमण से प्रतिरोध करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसे फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अच्छे से रट लेना है क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 करते हैं, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। मृदा विज्ञान किस शाखा के तहत जीवित चीज़ों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मृदा, ये सॉइल के स्टडी नहीं पूछ रहा है, ये जो मृदा जो सॉइल है वो मनुष्यों पे किस तरह प्रभाव करता है, इसके स्टडी को क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है, ये सब टफ शिफ्ट में पूछा होगा। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडापेडोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडाफोलॉजी करके जो है मिट्टी विशेष ज्ञान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले भी कोशिश करिएगा इसी को हिंदी में याद रखने। 8 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन इन मैन। ठीक है, कोई सा भी एक रोग है आदमी को और उसकी कंडीशन के स्टडी को क्या कहते हैं। यहाँ पर मानव के अध्ययन को नहीं, ये नहीं पूछ रहा है कि मानव में कोई सा एक रोग है तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों से विशिष्ट बीमारी और स्थिति से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। 8 का हो जाएगा ए एंड्रोलॉजी, क्या बोलते हैं उसे, एंड्रोलॉजी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ द मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। देखो लीवर के स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटोलॉजी, क्या बोलते हैं इसे, हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या बी, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं एनटीपीसी 2016, ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन को इजी मान के चल सकते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, लेकिन बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो सब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसे याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे क्या, हाँ बी इज राइट आंसर, हेपेटोलॉजी। 10 करते हैं, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी भी है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, टैक्सोनॉमी। नाम याद रखना है, टैक्सोनॉमी को किसने क्लासीफाई किया, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे है, किसे बोलते हैं, बहुत फेमस है, लिनियस का नाम सुने होंगे, LINNEAUS, लिनियस, ठीक है, कार्लोस लिनियस पूरा नाम है। 1735 ईस्वी में इन्होंने ये वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं कार्ल लिनियस 1735 में, और जो जीव विज्ञान के वर्गीकरण की शाखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अच्छे से रट लेना है क्वेश्चन। 11 करते हैं, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जूलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, बताई थी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो जाके देख करके बताइएगा कि जूलॉजी के पिता किसे कहे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, जूलॉजी के पिता कौन है, ये आपको कमेंट में कमेंट करना, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूलॉजी में हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, तो जितने भी एनिमल वगैरह है, जितने भी पशु हैं, उन सब का किस में अध्ययन करते हैं हम लोग, जूलॉजी में। हम लोग ह्यूमन भी क्या है, एक पशु ही है, तो हम लोग का भी अध्ययन जूलॉजी के ही अंडर आता है। तो आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, इजी शिफ्ट में पूछा होगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जूलॉजी के फादर कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी से बाहर जीवन या जीवन की संभावनाओं से संबंधित, यानी पृथ्वी के बाहर। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। देखो क्वेश्चन याद करना बहुत इजी है कि विज्ञान अर्थ के बाहर, अर्थ के बाहर क्या हो जाएगा, एक्सो। बायोलॉजी, जीव विज्ञान या जितने भी हम लोग इन सब चीज़ का अध्ययन करते हैं उसे क्या, वो किस में आता है, तो बायोलॉजी में आता है। तो याद रखना एक्सो बायोलॉजी, अच्छे से याद कर लो इस क्वेश्चन। 100% बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। देखो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं टेलीग्राम का लिंक, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा, और वहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप लोग भी मुझे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम का दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर क्लिक करिएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो डाउट होगा आप वहाँ पे जाकर हमको इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा क्या, एक्सोबायोलॉजी। वहाँ आप हमको सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको और क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, कि सिर्फ हम जनरल साइंस ही पढ़ाते हैं। ऐसे हम जनरल साइंस का ही सोचें अपना ये चैनल बनाने का, जनरल साइंस का टोटल। अब देखते हैं आगे और भी कुछ डाल सकते हैं तो डाल देंगे वीडियो। 13 करते हैं, डैश इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट सच एज ह्यूमन लाइक स्पेसीज सच एज मंकीज, एप, फॉरेस्ट एनिमल, ईटीसी। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, जैसे बंदर, वानर, वन, पशु आदि के व्यवहार का अध्ययन है। देखो व्यवहार का अध्ययन है, मतलब मानव के जैसा कौन कौन होता है, तो मंकी होता है, एप्स होता है, फॉरेस्ट एनिमल में थोड़ा थोड़े हो जाते हैं इस टाइप के, मंकी एप्स के जैसे चिंपांजी वगैरह हो जाते हैं। तो इसके बिहेवियर के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखो अब आ गया टफ क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसे क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसे, ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट या आप नोट डाउन कर सकते हैं। 14 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। देखो आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्केनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे, आर्केनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अच्छे से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके आज का बायोलॉजी का, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का है। अब 10 क्वेश्चन लेंगे फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेंगे। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, बहुत फेमस था उस समय ये वाला क्वेश्चन 2016 के एनटीपीसी में। उस समय के बाद अभी तक ये क्वेश्चन फेमस ही है कि सोरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो लिजार्ड का अध्ययन है। छिपकलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, सोरोलॉजी। अच्छे से कर लेना 100%, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, देखो एसआई यूनिट ऑफ वेट, भार का एसआई मात्रक क्या है। याद रखना आरआरबी जेई 2019 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, आरआरबी एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, पता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। देखो मास का एसआई यूनिट होता है, वेट का एसआई, सॉरी मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट होता है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, जब अगर हम बोलते हैं कि वेट का डेफिनेशन बताओ, तो वेट का डेफिनेशन होता है फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक बात बताते हैं, जब हम लोग अर्थ सरफेस से मून पर जाते हैं तो उस समय हम लोगों का मास चेंज नहीं होता है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। उस समय चेंज क्या होता है, तो वेट चेंज होता है। ठीक है, वेट वहाँ जाके चेंज हो जाता है, क्या होता है 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को कि मास चेंज नहीं होता है। मास तब चेंज क्या होता है, तो वेट चेंज होता है। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एक टाइप का ये फोर्स ही है, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग वहाँ पे किलोग्राम लगा के आगे हो, ऐसा नहीं होता है। न्यूटन होगा यहाँ पर राइट आंसर। वेट का, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग की इकाई क्या है, पहले भी बता चुके हैं, एएलपी 18, ग्रुप डी 18, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा था ये। ठीक है, याद रखना इस बात को, 2 बार ये ग्रुप डी में पूछ चुका है, ये एक ही शिफ्ट में, एक ही डे में 2 शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम तोड़ लेते हैं और सिंपल में केजी मीटर पर सेकंड, देखो केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केजी मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला याद कर लेना है मोमेंटम का, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो याद रखना है केजी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का। ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। 18 करते हैं, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में पावर की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, आरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन। ऐसे हम लोग पावर का ऐसा यूनिट क्या जानते हैं, तो वाट जानते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में बात करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, हॉर्स पावर। जितने भी हम लोग के जो मोटर वगैरह होते हैं वो हॉर्स पावर पे चलते हैं। तो उस समय पावर की इकाई क्या हो जाती है, हॉर्स पावर। अच्छे से याद रख लेना है। अगर कन्वर्जन बोले तो 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्व टू होता है 746 वाट, 746 वाट। तो याद रखना, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वाट। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि इंडस्ट्री में क्या होती है, तो हॉर्स पावर होती है। 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्व टू क्या होता है, 746 वाट। 19 करते हैं, यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड इज, ध्वनि मापन की इकाई है। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 3 टाइम्स, मतलब देखो एक बार पूछा था 29 तारीख को, फिर पूछा जा करके 1 तारीख को, फिर जा करके अगले मंथ में, या काफ़ी लंबा एग्जाम चलता है तो 10 दिन के बाद फिर से पूछ दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट डेज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जाहिर सी बात है ऐसा क्वेश्चन आता है। इस बार भी एनटीपीसी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था कि दो मतलब पूछ रहा है। शुरू में जिसका एग्जाम था उसके बाद वाले सब क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन जो देख रहे थे, 2-3 क्वेश्चन पीछे सेम मतलब उसी ईयर के एग्जाम का ही पूछा था। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन पे आप लोग नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, जिसका एग्जाम पीछे शिफ्ट में जा रहा है, अगर एडमिट कार्ड आएगा तो शुरू से क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। 5 क्वेश्चन तो फंस जाएगा नहीं। याद रखना, ध्वनि मापन की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है, पहले भी बता चुके हैं क्या होती है, डेसिबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, बताए थे पहले भी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो डिस्टेंस की होती है। 2 तारों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे क्या, राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं 21 है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 3 टाइम्स वही फंडा है। एक दिन 1 तारीख को पूछा होगा, फिर 5 तारीख को पूछ लिया होगा, फिर 6 तारीख या 7 तारीख को पूछ। अब इतना बड़ा लिखेंगे यहाँ पे डेट के साथ, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गलती दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिए। एएलपी में फिर 2 टाइम्स, मतलब एक बार इसी तरह 5 तारीख को पूछा होगा, फिर 10 तारीख को पूछा है। फिर आरबी एनटीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पूछ रहा है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, केल्विन का बात करते हैं तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है। वोल्ट का बात करते हैं तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है। केजी अभी तुरंत बताए थे, मास का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का याद रखना केल्विन होता है। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की इकाई क्या है। फिर से देखो 2 टाइम्स आरआरबी ग्रुप डी 2018, मतलब अलग अलग डेट में पूछा है। एएलपी 18 और एनटीपीसी 16। तो देखो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। सिंबलाइज कैसे करते हैं इसे, ऐसे करके। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है। 23 करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस है क्या, ये प्रेशर ही है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ये है क्या, ये स्ट्रेस ही है, सॉरी ये प्रेशर ही है। स्ट्रेस क्या, एक टाइप का प्रेशर ही होता है। तो पास्कल होता है क्या, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो पहले भी बता चुके हैं 2-3 टाइप का ऐसा। पास्कल ये प्रेशर का ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया हम लोग निकालते हैं मीटर स्क्वायर में। तो देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आपका स्ट्रेस का भी ऐसा यूनिट हो गया और प्रेशर का भी ऐसा यूनिट हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, पूछ देगा कि कौन सा दो एसआई यूनिट सेम है, तो याद रखना प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल बोलते हैं उसे। 24 करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट का एसआई, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का नहीं पूछ रहा है, करंट का पूछ रहा है। एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का, ग्रुप डी 2 टाइम्स, सेम फंडा है जो बता चुके हैं पहले, और आरबी एएलपी 2018 का। तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पेयर से डिनोट करते हैं, एम्पेयर उसका क्या होता है, डिनोट नहीं करते हैं, एसआई मात्रक होता है। ऐसे अगर बोले करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं करंट को आई से, तो याद रखना एम्पेयर एसआई यूनिट होता है किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। वाट बताए थे, पावर का, नॉर्मल पावर का, जूल एनर्जी का, और कूलम चार्ज का। 25 करते हैं, देखो मैच द फॉलोइंग आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो देखो इसका आंसर कैसे होगा, ऑप्शन नंबर ए, इस ए करके कुछ ऐसे होगा, ए आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर, ए बी लिखा मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके आपको ऑप्शन लिखा मिलेगा। तो ऑप्शन पूरा लिखने का जगह नहीं था, लेकिन फिर भी बता दे रहे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ए आपको मिला हुआ है। सेल्फ इंडक्शन का हो जाएगा बी, हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाता है वेबर। याद रखना है ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड यानी ये नंबर, और सी का हो जाएगा सेकंड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वेबर को, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का कैसा यूनिट, वेबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो 25 हम लोग कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, अब करते हैं 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, तब जाके हम लोग को 35 हो जाएगा। 15, 10, 25 और 10, 35। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग किसका, केमिस्ट्री का। टोटल वीडियो देखिएगा, बहुत फायदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या चाहिए, टोटल सोल्यूशन बता दे रहा है, टोटल आपको यूथ पब्लिकेशन का टोटल ही सॉल्व करवा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, पदार्थ में निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं का आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ होता है आकर्षण बल, देखो सॉलिड में होता है, इसीलिए वो सॉलिड है। उसका सब जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब इतने ज़्यादा क्लोजली मतलब अट्रैक्ट है कि वो एकदम उसे ठोस प्रदान करता है। गैस का सबसे दूर रहता है, याद रखना गैस का सबसे दूर रहता है, उसके बाद फ्लूइड का रहता है, तरल का। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा राइट आंसर। ठोस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। 27 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ठोस के कणों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो सत्य कौन सा है यही पूछ रहा है ना। देखो अब देखो इसमें पहले तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। दे मूव रैंडमली, तो कभी याद मत रखना ये गैस पार्टिकल मूव करता है रैंडमली। दे आर लार्ज गैस बिटवीन देन, कभी नहीं होता लार्ज बिटवीन गैस, ये होता है आपका गैस पार्टिकल। फिर बात करते हैं दे हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताए थे सबसे ज़्यादा होता है, ये भी होता है गैस और लिक्विड में। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दे हैव लॉन्ग कॉन्फिगर्ड, फिर लंबे समय तक कॉन्फ़िगर कर किए जाते हैं। तो देखो ऐसे आप ऑप्शन छांट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा सॉलिड पार्टिकल में। 28 करते हैं, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार, वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं निर्धारित कर चुकी है। तो बताए थे 5 अवस्था, इसके पहले वाले वीडियो में भी, ठीक है। 5 हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूछेगा अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा वहाँ पे आइंस्टीन बोस, या बोस आइंस्टीन, ठीक है। क्या बताए थे, बोस आइंस्टीन, ठीक है। ये अंतिम अवस्था है, 5वीं, 5th पार्ट क्या है, बोस आइंस्टीन। 4th है आपका प्लाज्मा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 कहते हैं डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी, विसरण अधिक तीव्रता से होता है। तो याद रखना विसरण होता है कहाँ, गैसेस में होता है। कहाँ होता है, गैसेस में होता है, गैस में होता है। एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे आप इस कमरे में बैठे हुए हैं और कोई दूसरे कमरे में परफ्यूम लगाता है या इत्र लगाता है, डीओ लगाता है, तो आपके पास कैसे उसका फ्रेगनेंस आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़र। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा गैस में करता है डिफ्यूज़र। तो 29 का हो जाएगा सी राइट आंसर। 30 करते हैं, अमोनिया रिलेटेड टू गैस, तो कपूर या कपूर जो है ये किससे रिलेटेड होगा। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कपूर क्या सॉलिड होगा। कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 31 करते हैं, डैश इज द प्योर सब्सटेंस, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो याद रखना शुद्ध पदार्थ यहाँ क्या हो जाएगा, जो चीनी का घोल होता है सॉल्यूशन,
दूध होता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सर सॉल्यूशन होता है। वायु भी क्या होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। याद रखना मीथेन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एक शुद्ध पदार्थ है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में कार्बन होगा और एक फिक्स्ड कंपोजिशन में हाइड्रोजन होता है, तो जाके मीथेन बनता है। इसीलिए मीथेन क्या है यहाँ पे, एक कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज प्योर। कंपाउंड एंड एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज प्योर होता है, ये बात याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे वाटर, वाटर क्या है, कंपाउंड है, ये ऑलवेज प्योर होता है। ये क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑलवेज प्योर होता है, ठीक है, तो याद रखना है। और मिक्सर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो शुगर सॉल्यूशन होमो होता है, मिल्क याद रखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। में जो जब हम मैक्रोस्कोप पे मिल्क को देखा गया तो पाया गया है कि हर जगह पे सेम कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखो, मिल्क क्या है, तो मिक्सर है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, इंजाइम्स होता है, तो टोटल का ये मिक्सर है ये, ठीक है। अब ये मिक्सर कैसा है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एयर कैसा है, तो वायु कैसा है, वायु होमोजीनियस है। अगर आप एक मुट्ठी अगर आप हवा को पकड़ें और उसका एग्जामिन करें तो आपको वही मिलेगा, 72% मिलेगा नाइट्रोजन, 21% मिलेगा ऑक्सीजन। तो याद रखना इस बात को, याद रखना मीथेन एक कंपाउंड है, कंपाउंड आर ऑलवेज प्योर। 32 करते हैं, द मिक्सर कैन बी डैश इन नेचर, मिश्रण डैश प्रकृति में हो सकता है। तो मिक्सर हो सकता है होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। 33 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय, मिश्र धातु का उदाहरण कौन सा है। तो मिश्र धातु होता क्या है, तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। मिश्र धातु क्या होता है, एक उपाय नहीं होगा, ठोस विलय होता है, ठोस सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 34 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विजातीय और होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय। तो देखो याद रखना, ब्रास क्या है, सजातीय है, होमोजीनियस है। शुगर सॉल्यूशन, देखो शुगर सॉल्यूशन जैसे हम बनाते हैं तो हर एक जगह पे आपको क्या मिलेगा, वाटर और शुगर मिले, वाटर और शुगर मिलेगा, ठीक है। हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, चीनी पानी मिलेगा। तो ये भी क्या है, ऊपर से नीचे तक सेम कंपोजिशन आपको मिलेगा, तो ये होमोजीनियस है। एयर अभी बताए थे, ठीक है। अब मिल्क होएगा या राइट आंसर, मिल्क होगा राइट आंसर। इसे ऐसे नहीं पता चलेगा, जब हम मिल्क को देखेंगे तो ये तो लगेगा ये तो मिक्सर है ही नहीं, ये तो सॉल्यूशन है, मिक्सर है ही नहीं ये, लेकिन मिक्सर है। कैसा मिक्सर है, तो विजातीय मिक्सर है, याद रखना इस बात को। विजातीय, जब इसे मैक्रोस्कोप से देखा गया था मिल्क को, तो पाया गया कि हर जगह पे आपको सेम अमाउंट प्रोटीन नहीं मिल रहा है, हर जगह पे आपको सेम अमाउंट फैट नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिल्क कैसे विजातीय है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का, आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो विषम यहाँ क्या हो जाएगा, पानी। पानी क्या है, एक कंपाउंड होता है H2O, ठीक है। पानी क्या है, कंपाउंड होता है। याद रखना यहाँ पे क्या है, ये सब मिक्सर है, मिक्सर है, मिक्सर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs करवाए थे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।